वंदे मातरम सभी साथियों को, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, अगर आप चाहते हो तो पहले से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो टॉपिक है मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, देश की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो आज हम बात करेंगे देश की नई शिक्षा नीति के बारे में। हालांकि ये जो चीज़ें हैं आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखी, स्वयं भी देखी होगी, या फिर आपको किसी ने बताई भी होगी, या आपने स्वयं इसको अध्ययन किया होगा। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा सरलता से, सरल अंदाज से इस टॉपिक के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, कोई भी देश का आधार जो होता है, उसका वर्तमान और भविष्य जो निर्धारित होता है, वह कहीं ना कहीं एजुकेशन पर निर्भर करता है। आप जानते हो कि अगर किसी भी देश की शिक्षा नीति को खराब कर दिया जाए तो वो देश बर्बाद है, और उसकी शिक्षा व्यवस्था को अगर ठीक कर दिया जाए तो वो देश आबाद है। 34 वर्षों के बाद में भारत में एक ऐसा अवसर आया है जब शिक्षा नीति में सुधार किया गया है। अब ये सुधार आप वीडियो देखने के बाद, मैं सरल भाषा में एक एक बारीकी समझाऊंगा। आप वीडियो देखने के बाद आप खुद ही इसमें तय कर लेना कि ये शिक्षा नीति आपको कैसी लगी, सही या गलत। ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और आपसे करना चाहूंगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर 190 सालों तक शासन किया। उस शासन का मुख्य आधार ये नहीं था कि वह भारतीयों को आपस में भिड़ाना चाहती थी। उसने, ब्रिटिश सत्ता ने भारतीयों को आपस में भिड़ाने से ज्यादा यहाँ की शिक्षा नीति पर प्रहार किया। और जो उन्होंने शिक्षा हमें प्रदान की और जो नीति बनाई, उसी को हम आज दिन तक चलाते आ रहे हैं। और उस वजह से देश में, देश के, यूं कहें, अगर सीधे शब्दों में आपको कहना चाहूं तो देश की तरक्की और व्यक्ति स्वयं की तरक्की से ज्यादा दूसरों की तरक्की से चलना, या फिर आपस में ही लड़ते रहना, चाहे सांप्रदायिक मामले हों, चाहे जातिवाद के मामले हों, ये सारी चीजें वो क्यों करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बुनियादी शिक्षा, उसकी बेसिक शिक्षा, उसकी बहुआयामी शिक्षा, वह कहीं ना कहीं उस चीज को करने को प्रेरित करती है। एक छोटा सा पौधा होता है ना, उसको डोरी से बांध के आप जिस दिशा में ले जाओगे वह उस दिशा में चलता जाएगा। हमें बचपन से, आप जानते हो, आपने और हमने पढ़ा है, बचपन से हमने क्या पढ़ा? आपके दिमाग में एक सवाल तो आता होगा ना अक्सर, कि मान लीजिए किसी को बैंक का कर्मचारी बनना है, तो उसको बैंक कर्मचारी बनने के लिए क्या चीज चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए उसको? क्या उसको हिस्ट्री की जरूरत है? क्या उसको ज्योग्राफी की जरूरत है? तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आपके भी दिमाग में आते होंगे। एक कंपाउंडर किसी को बनना है, एक नर्स बनना है, डॉक्टर बनना है, उसको कहाँ जरूरत है महाराणा प्रताप, अकबर पढ़ाने की? इंजेक्शन लगाना है ना, भाला तो नहीं लगाना उसको। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति है वह अब तक सही नहीं रही है। तो क्या आपके बोर्ड के सामने जो पड़ी है शिक्षा नीति वो सही है? ये तय आपको करना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे दो उद्देश्य थे। ये उद्देश्य मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देश की नई शिक्षा नीति जो है वह 2020 कहलाती है, जो नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020 के तहत तय की गई है। ठीक है। हालांकि शिक्षा नीति भारत में, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बनी थी 1982 में राजीव गांधी साहब की सरकार के समय। ठीक है। उसके बाद में इसको सुधार करते करते 34 वर्ष लग गए। ठीक है। हालांकि 1992 में कुछ हद तक आंशिक बदलाव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह बदलाव नहीं हो पाए थे इतने। अब 2020 में पूर्ण बदलाव की कोशिश हो रही है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, कोशिश हो रही है। अभी तक इसका कानून पारित नहीं हुआ है। क्या है ये, क्या चीज है? सुनिए, 2015 में TSR सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था,
नई शिक्षा नीति बनाने के लिए। हालांकि ये रिपोर्ट जो है सुब्रमण्यम समिति की वह स्वीकार नहीं की गई थी। फिर 2016 में के कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया। 19 मई 2019 को उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। के कस्तूरी रंगन एक इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। सवाल बन सकता है कंपटीशन एग्जाम में, ध्यान रखना इन समितियों के बारे में। के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के एक वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जो 2016 में इनके नेतृत्व में समिति गठित की गई थी। 19 मई 2019 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भारत के कैबिनेट मिनिस्ट्री को। कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है इस देश की नई शिक्षा नीति को। अभी तक राज्यसभा और लोकसभा में पारित होना बाकी है, यानी अब तक ये कानून के रूप में नहीं आया है। लेकिन अगर ये कानून बनता है तो कैसा बनेगा वो समझना है हमें। देखिए, शिक्षा नीति का उद्देश्य है छात्रों को बहुआयामी, बुनियादी और समग्र शिक्षा प्रदान करना। अब छात्र सिर्फ एक कोलू के बैल, एक सब्जेक्ट के बैल नहीं बन के रहेंगे, वह बहुआयामी बनेंगे। बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, जो 2014 से मोदी साहब की सरकार का एजेंडा है, उस बुनियादी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। समग्र शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। रटन पद्धति अब समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य ये है। इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, एक स्कूल एजुकेशन, दूसरा है हायर एजुकेशन। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन देख लेते हैं। देखिए, पहले चलता था भारत के अंदर 10+2 यानी 10वीं और उसके बाद में 11वीं 12वीं, ये सिस्टम चलता था। अब होने वाला है 5+3+3+4 यानी 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। पहले होता था 10 साल, फिर 2 साल। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी के ऊपर, जो मैंने नीचे मार्क कर रखे हैं। वो वीडियो किसी टेक्निकल खराबी की वजह से वीडियो में तब्दील नहीं हो पाया था, उसमें वॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए। और मेहनत करने का उद्देश्य आप जानते हो और नहीं जानते हो तो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो मैंने दोबारा इस पर वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। देखिए, पहले स्कूल एजुकेशन में 10+2 होता था, 10 साल प्लस 2 साल। अब हो रहा है 5 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल। आप इसे इतना हार्ड मत समझिए, बहुत ही ईजी है, समझाता हूँ कैसे। पहले 5 साल बच्चा जो है वह फाउंडेशन स्टेज में होगा, ठीक है। पहले 5 साल वह बच्चा फाउंडेशन स्टेज में होगा, जिसमें प्री और प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी के 2 साल, यानी 3+2 यानी 5 साल तक वह शिक्षा ग्रहण करेगा फाउंडेशन स्टेज में। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि प्री और प्राइमरी 1 और 1 2 और प्लस 2 साल यानी 4 साल ही हुए। देखो, ये प्री और प्राइमरी का डिसाइड करना होगा स्कूल को, ठीक है। इसमें वह नर्सरी चला सकते हैं, केजी चला सकते हैं, एचकेजी चला सकते हैं, एलकेजी चला सकते हैं, कोई भी केजी एलकेजी नर्सरी चलाएं, लेकिन वह 3 साल तक ही चलेगी, ठीक है। और 3 साल के बाद में उसको बच्चे को पहली क्लास में बिठाना होगा, फिर दूसरी क्लास में बिठाना होगा, यानी 5 साल तक वह दूसरी क्लास तक पहुंचेगा। अब इसके दरमियान क्या होगा? प्री और प्राइमरी यानी प्रारंभिक जो 3 साल होंगे, जिसमें बच्चे को सिर्फ खेल और अन्य कैरिकुलम एक्टिविटी, अन्य गतिविधियों की शिक्षा देनी होगी। अब बच्चों के बस्तों का बोझ खत्म होने वाला है दोस्तों। अब बच्चों के ऊपर बस्तों का, सब्जेक्ट का बोझ नहीं रहेगा, जो प्राइवेट स्कूल में अक्सर आपने देखा होगा, मैथ्स पढ़ो, ईवीएस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब प्री और प्राइमरी के 3 साल, भले आप उसको प्री कहें या प्राइमरी कहें, भले उसको एलकेजी कहें, एचकेजी कहें, नर्सरी कहें, ये डिसीजन स्कूल को लेना है। और उसमें बच्चों को 3 साल तक सिर्फ खेल और अन्य गतिविधियां ही सिखाई जाएगी और कुछ नहीं। पहली और दूसरी, उसके बाद में पहली और दूसरी यानी चौथे साल और 5वें साल में बच्चा भाषा, लैंग्वेज और गणित की समझ उसमें डेवलप करेगा और उसको डेवलप करवाई जाएगी पहली और दूसरी में, ठीक है। तो ये है फाउंडेशन स्टेज जो 5 साल के लिए रहेगी, 5 साल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है 3 ईयर की, जो कहलाएगी स्किल स्टेज।
जिसमें तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास तक वो पढ़ेगा, यानी 3 साल तक तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास तक पढ़ेगा, जिसमें विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा उसको, जिसमें विशेष जो है वह विज्ञान, गणित और कला और सामाजिक विज्ञान में उसकी स्किल डेवलप की जाएगी। ये चेक किया जाएगा कि बच्चा किस चीज में होशियार है, ये पता करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरी में विज्ञान, कला, गणित और सामाजिक विज्ञान तो पढ़ाए जाएंगे, लेकिन पांचवी, चौथी से पांचवी तक उसके लेखन कौशल पर भी विशेष जोर दिया जाएगा कि उसके लेखन शैली कैसी है। कुल मिलाकर ये वाली जो स्टेज है उसके भविष्य में समझ विकसित करने के लिए उसको खुद को ये पता चले कि ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट की जानकारी उसको प्रदान करवाई जाएगी। और इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों स्टेज, यानी पहले 5 साल जिसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, जिसमें 3 साल वो प्री और प्राइमरी पढ़ेगा, और फिर पहली और दूसरी पढ़ेगा यानी 5 साल, उसके बाद में तीसरी, चौथी और पांचवी यानी 3 साल, यानी प्रारंभिक 5 + 3 साल यानी 6, 7 और 8 साल तक बच्चा जो है वह एनसीईआरटी द्वारा उसके तय पाठ्यक्रम के अनुसार ही वह पढ़ेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर कि उसको मातृभाषा या राज्य भाषा में पढ़ाया जाएगा, गुजराती, मराठी, वो जो लेना चाहे उस भाषा में पढ़ाया जाएगा। यानी इंग्लिश का जो हौवा खड़ा किया जाता है अब हौवा नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ शिक्षा नीति के तहत कि इंग्लिश समाप्त कर दी जाएगी, इंग्लिश उसकी मर्जी है, लेकिन जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं थोपी जाएगी। इंग्लिश एक सब्जेक्ट बन के रह जाएगा, जैसे पहले इंग्लिश मीडियम का क्रेज रहता था, अब वैसा कुछ नहीं रहने वाला है। तीसरी स्टेज आती है 3 साल की, जिसको मिडिल स्टेज कहेंगे, जिसमें छठी, 7वीं और 8वीं क्लास होगी। छठी और 7वीं, 8वीं क्लास के अंदर उसको एक निश्चित पाठ्यक्रम के साथ में पढ़ाया जाएगा, उसका एक फिक्स सिलेबस होगा इन सब्जेक्ट का। अब तक जो है इसमें विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान और लेखन कौशल में पाठ्यक्रम नहीं होता था, उनको सब्जेक्ट की जानकारी दी जाती थी। ठीक है, जो 3 साल ये जो रहेंगे ना स्किल स्टेज के, इसमें सिर्फ उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज दी जाएगी, लेकिन अब ये तय पाठ्यक्रम के अनुसार होगा अगले 3 साल, यानी मिडिल स्टेज में छठी, 7वीं और 8वीं में। और साथ ही साथ इसमें इंटर्नशिप अलग प्रोग्राम भी होगा। अगर बच्चे को इन सब्जेक्ट के अलावा यानी विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान जो स्किल स्टेज के अंदर उस भाषा सब्जेक्ट की समझ थी और यहाँ पर तय पाठ्यक्रम था, उसके साथ में अगर वो चाहें तो वह कुछ भी इंटर्नशिप अलग से ले सकता है। मान लो उसको पेंटिंग में रुचि है, मान लो उसको कंप्यूटर में रुचि है, तो वो अलग से उसको उसमें डेवलप किया जाएगा, उसकी स्किल डेवलप की जाएगी वहाँ पर। साथ साथ में ये कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी। आपको पता है चाइना और चाइना के लोग काफ़ी एक्टिव हैं इस फील्ड में, तो इसको एक्टिव करने के लिए भी भारत सरकार ने विशेष जोर दिया है और इसमें कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी बच्चे को। वह छठी, 7वीं और 8वीं में ही कंप्यूटर कोडिंग सीख लेगा। अब बात करते हैं 4th स्टेज की, जो फाइनल स्टेज कहलाएगी 4 साल के लिए, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, वह फाइनल स्टेज कहलाएगी। उस फाइनल स्टेज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज और बहुत ही अच्छी चीज, अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। मतलब पहले होती थी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम्स होती थी, कला, विज्ञान और वाणिज्य। अब ये तीनों चीजें खत्म की जाएगी, जिसमें बच्चा अगर चाहे तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंतर्गत वह, क्योंकि ये तीनों चीजें तो है ही नहीं है, यानी वो चाहे तो वह हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री भी ले सकता है, वह अकाउंट्स के साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। मतलब अब वो खेल नहीं रहेगा कि आपने साइंस के सब्जेक्ट लिए हैं तो आपको बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स या फिजिक्स लेनी कंपलसरी होगी। आप बायोलॉजी के साथ आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं,
यानी आर्ट्स के विषय भी चूज कर सकते हैं, कॉमर्स के भी कर सकते हैं और साइंस के भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस दरमियान उस विषय के प्रति उसकी गहरी समझ विकसित की जाएगी उस विषय में, और उसको पारंगत बनाया जाएगा। और हाँ, इसमें सेमेस्टर होगा हर क्लास में, यानी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में सेमेस्टर होंगे 2। प्रत्येक साल उसके 2 सेमेस्टर होंगे, यानी 2 परीक्षाएं होगी, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एक सब्जेक्टिव होगा। मान लीजिए कि आधे आते तक, यानी 9वीं में आधी उसकी 9वीं कंप्लीट हो चुकी है, तो पहला पेपर होगा जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होता था वैसे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और जैसे एनुअल एग्जाम होता था वो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, हालांकि इसके लिए अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आई है कि किस तरह से सब्जेक्ट लिए जाएंगे, कौन कौन से स्लॉट में लिए जाएंगे, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा सिस्टम करने की कवायद चल रही है। ठीक है, और एक स्पेशली बात ये कि वह अपनी पसंद की भाषा में बोर्ड परीक्षा दे सकता है। बोर्ड से याद आया मुझे, अब 10वीं 8वीं बोर्ड खत्म कर दी गई है, और आप भी जानते हो कि बोर्ड के प्रेशर्स की वजह से क्या होता है, बच्चे की रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता। पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्कूल को मार्क्स चाहिए, बच्चे को नहीं चाहिए, इसलिए बच्चे बहुत सारे सुसाइड भी कर लेते हैं बोर्ड के प्रेशर की वजह से। अब 12th बोर्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड होगा, और 12th बोर्ड वह अपनी पसंद की भाषा में देगा। अगर भली स्कूल कुछ भी कहे, स्कूल किसी भी मीडियम का हो, अगर बच्चा कंफर्टेबल हिंदी मीडियम में तो हिंदी में देगा, अगर इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में देगा, वो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ उसके रिपोर्ट कार्ड को 180 डिग्री, यानी उसको सर्वगुण संपन्न बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड में जो सब्जेक्ट उसने इलेक्ट कर रखे हैं, सेलेक्ट कर रखे हैं, उसी के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके खुद की स्किल के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके व्यवहार के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके एप्टीट्यूड के मार्क्स जुड़ेंगे, उसकी राइटिंग के मार्क्स जुड़ेंगे। यानी एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो 180 डिग्री रिपोर्ट कार्ड का मतलब सीधा सीधा ये है कि बच्चे को सिर्फ टीचर ही नंबर नहीं देंगे, उसके सहपाठी भी नंबर देंगे कि उस बच्चे का व्यवहार क्लास में कैसा है। ठीक है, और वो बच्चा स्वयं भी नंबर देगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। और हाँ, स्ट्रीम सिस्टम सिर्फ 4th फाइनल स्टेज में नहीं है, वह हायर एजुकेशन भी है। इसी हायर एजुकेशन को मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम कहा गया है, यानी मल्टी रूप से वह एंट्री ले सकता है और मल्टी तरीके से एग्जिट कर सकता है। कैसे? हायर एजुकेशन में समझिए, हायर एजुकेशन अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी करवाएगी, जो पहले यूजीसी करता था। हालांकि अब तक इसका क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कि वास्तव में यूजीसी खत्म होगी या नहीं होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यूजीसी की जगह अब लेगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम से काम करेगी। कैसे? समझिए जरा इसको। देखिए, पहले क्या होता था कि आपने 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन किया, यानी बीए की, बीकॉम की या बीएससी की, तो आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कई बार ऐसी बच्चों के सामने परिस्थिति आती है कि वो फर्स्ट ईयर करके किसी कारणवश छोड़ देता है। मान लीजिए कि वह परीक्षा में उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आर्थिक तंगी आ गई, या उसके खुद की शादी है, तो वो आधे रास्ते में छोड़ देता है, तो उसको पूरी डिग्री नहीं मिलती, क्योंकि वो 3 साल तक ग्रेजुएशन नहीं कर पाता। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर उसने फर्स्ट ईयर की है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें वो कर रहा है। मान लो वह हिस्ट्री में कर रहा है, ठीक है, तो हिस्ट्री का उसको फर्स्ट ईयर कर रखा है तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रखा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर उसने थर्ड ईयर कर रखा है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी, और उसने 4th ईयर कर रखा है तो बैचलर के साथ में उसको रिसर्च की डिग्री भी मिलेगी। 4th ईयर, ध्यान दीजिए शब्द पे। देखिए, उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज है, इसमें अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। जैसे एमए होता था ना, ऐसा नहीं है कि एमए, एमकॉम, एमएससी खत्म कर दिया है। अब 4th ईयर उसके कंप्लीट होने के बाद में वो 1 साल और पढ़ाई करेगा, यानी 5th स्टेज में तो वो पीजी कहलाएगी।
और पीजी होने के बाद यानी एमए एमएससी होने के बाद मान लो वो हिस्ट्री में फर्स्ट ईयर उसने किया तो हिस्ट्री में वह सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा, उसने सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर लिया तो डिप्लोमा प्राप्त करेगा, और उसने थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया तो बैचलर की डिग्री प्राप्त करेगा, और उसने फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया तो उसको रिसर्च बैचलर डिग्री मिलेगी, और उसने फिफ्थ ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उसको एमए की डिग्री मिलेगी। ठीक है, एमए हिस्ट्री की डिग्री मिलेगी, और उसके बाद वह सीधा विदाउट एमफिल, अब एमफिल नहीं है, विदाउट एमफिल सीधा पीएचडी कर सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। मान लो कई बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है, और भगवान न करे आपके साथ में भी ऐसा हो या हुआ होगा, तो आप सोचिए कि जैसे मान लो किसी ने हिस्ट्री के अंदर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया और वो आगे किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और उसके बीच में उसको 9 साल का गैप आ गया या मान लो 5 साल का गैप आ गया, तो जो डिप्लोमा उसको हिस्ट्री का मिला है, ठीक है, नहीं सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा मिला है तो उस डिप्लोमे के जो मार्क्स होंगे वह ऑनलाइन चढ़ जाएंगे इसी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की साइट पर, और भली वो 5 साल बाद में फिर से उसको कंटिन्यू करना चाहे तो वो सीधा थर्ड ईयर में बैठेगा, थर्ड ईयर में यानी बैचलर की डिग्री ले सकता है, फिर फोर्थ ईयर में बैठेगा और वो मार्क्स 5 साल बाद में भी उसके इंक्लूड होंगे। इसी को कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसके मार्क्स एज इट इज उसमें जुड़ जाएंगे। ये सिस्टम लागू कर दिया गया है, और विशेष तौर से कृषि, कानूनी और चिकित्सा और तकनीकी पर विशेष जोर दिया जाएगा इस सिस्टम में। एक और नई चीज यहाँ पर, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हालांकि ये जो नई परीक्षा नीति बनाई है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाई है। मानव संसाधन शब्द से ही बड़ा अजीब लगता है, मानव संसाधन कैसे हो सकता है, कई सालों से चेंज करने की कोशिश की जा रही थी पर चेंज हो नहीं पा रहा था। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, शब्द पे ध्यान दीजिए, शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, मानव संसाधन मंत्रालय नहीं रहेगा। और आपके रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जो हैं अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ये चीज़ नई चेंज हुई है। साथ ही साथ पहले 4.4% जीडीपी शिक्षा पर खर्च किया जा रहा था, लेकिन नई शिक्षा नीति में 6% जीडीपी खर्च किया जाएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें वर्तमान में शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं वो सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ यहाँ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपके सवाल, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आए तो जीडीपी का पूछा जा सकता है, नए मंत्रालय का नाम पूछा जा सकता है, समितियों का नाम पूछा जा सकता है, और अगर आप यूपीएससी या आरएस जैसी मेंस परीक्षा लिखना चाहते हो तो इसके अंदर तक भी सवाल जा सकता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक आपके लिए स्पेशली रखा, और ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैंने बताया था टेक्निकली गड़बड़ हो गई थी। तो वीडियो अंत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम भी आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो हमारा एक छोटा सा स्वार्थ है कि हमें लोग पसंद करें। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। देखिए हौसला अफजाई होती है लाइक करना, या अगर पसंद नहीं आता तो नो डाउट अनलाइक करें, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन लाइक या अनलाइक करना कहीं ना कहीं व्यक्ति को आगे बढ़ने पर या पीछे हटने पर मजबूर करता है। आप कोई भी यूट्यूब के वीडियो देखें तो आप उसे लाइक या अनलाइक किए बिना कभी ना जाएं, ताकि पता तो चले कि वो आदमी कैसा पढ़ा रहा है, कैसा समझा रहा है। और हर कोई इंसान प्रशंसा का भूखा होता है। हम भी आपके लिए वीडियो ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, हमें एक छोटा सा स्वार्थ है कि हमें लोग पसंद करें। तो आप अगर लाइक या अनलाइक नहीं करोगे तो हमें ये कभी पता नहीं चल पाएगा। तो डेफिनेटली आपको लाइक या अनलाइक करना चाहिए किसी भी वीडियो को, और इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अगर आपको पसंद आता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि नई शिक्षा नीति में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और सबसे बुरी चीज़ क्या लगी। हालांकि मुझे तो इस नई शिक्षा नीति का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसी ही शिक्षा नीति लागू की गई है, और वास्तव में देश को ऐसी ही शिक्षा नीति की ज़रूरत थी। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें
कि आपको ये शिक्षा नीति कैसी लगी। मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने ये महसूस कर रहा हूँ कि काश मेरे टाइम में ये शिक्षा नीति लागू क्यों नहीं हुई, क्योंकि मजबूरी में मुझे भी कुछ सब्जेक्ट लेने पड़े थे जो मैं नहीं लेना चाह रहा था। और मेरी विडंबना ये थी कि आर्ट्स में होते हुए भी मुझे साइंस के कुछ सब्जेक्ट में रुचि थी, वो मैं नहीं कर पा रहा था। खैर, जो भी हो, फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। बट लाइक या अनलाइक किए बिना आप नहीं लौटोगे किसी भी वीडियो पर। नाउ बाय, थैंक यू।